क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में राउंड 20 की अगर बात करें तो कल जो मैच हुआ वो हुआ दोनों ही विजिटिंग टीम के बीच में, जी हाँ, नेपाल वर्सेस नामीबिया। इन दोनों के बीच में मुकाबला हुआ और बहुत ही एक थ्रिलर मुकाबला यहाँ पे मिला एट द एंड यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ पर 3 रन से नामीबिया ने नेपाल को मात दी। थ्रिलर इसलिए क्योंकि लास्ट बॉल पर जो है इस मैच का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं डिसाइड हुआ। एक ओवर में 17 रन यहाँ पर डिफेंड करने थे नामीबिया को और नेपाल को बनाने थे, लेकिन नामीबिया ने सक्सेसफुल डिफेंड किए और 3 रन से इस मैच को वो जीतने में कामयाब रहे और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट करने में कामयाब रहे। 211 रन चेज आखिर नेपाल क्यों नहीं कर पाया, ये जानने की कोशिश इस वीडियो में हम करते हैं। जी हाँ, माफ कीजिए, 212 211 तो नहीं मैंने बनाए थे। 212 जो नेपाल है वो आखिर चेज क्यों नहीं कर पाया, कहां पर चूक गया, क्या कुछ गलतियां हुई हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात जरूर करेंगे, समझाएंगे आपको। और नामीबिया ने कहां कहां पर कुछ बेटर किया है। नामीबिया ने एक आध चीज कुछ थोड़ी सी खराब भी की जो कि उनके लिए बैकफायर कर सकता था, लेकिन एट द एंड रिजल्ट हो गया तो उस पर बात नहीं होगी, लेकिन इस वीडियो में हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज इस मैच में फाइनली आखिरकार नेपाल ने टॉस जीता। काफी वक्त बाद, मेरे ख्याल से 5-6 लगातार टॉस हार के बाद अब आखिरकार टॉस जीता और इस बार उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया और पहले नामीबिया से कहा कि वो आकर बल्लेबाजी करे। और नामीबिया की जो बल्लेबाजी रही है वो किस तरह से आप शुरुआत हमें देखने को मिली। बिल्कुल, लिंजन और क्रूजर की ओपनिंग जोड़ी आई और इतनी ज्यादा बहुत सस्ते में पेविलियन लौटे। माइकल वैन लिंजन कुछ अच्छे टच में थे। कुछ रन्स पे भी जो नामीबिया ने अपने कुछ प्रैक्टिस मैच भी खेले थे विदर्भ वगैरह के खिलाफ, वहां पर भी खैर, लेकिन एक और बात सस्ते में चले। लिंजन जो पहला विकेट गिरा 5 रन बनाकर आउट हुए, बोल्ड हुए संपाल गामी के बॉल में। और वहीं मलान क्रूजर की बात करें, उन्हीं के साथ ही ओपनिंग जोड़ी में वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। 15 रन 22 गेंदों में थोड़ा सा लगा कि शायद थोड़ा सा जम रहे हैं, स्टार्ट मिल रहा है, शायद जाएंगे लंबा, लेकिन उन्होंने भी साथ आधे में नहीं, शुरुआत में ही छोड़। बिल्कुल सही कहा आपने, शुरुआत में ही छोड़ दिया। 22 गेंदों में 15 रन उन्होंने किए हैं और ये रही ओपनिंग जोड़ी का सूरत हाल। यानी ओपनिंग जोड़ी ने कुछ खासा कंट्रीब्यूशन टीम को दिया नहीं। दोनों ने मिलकर सिर्फ 20 रन जोड़े, 15 क्रूजर ने और 5 लिंजन ने। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो जिम्मा संभाला यहाँ पर यान फ्राइलिंग। देखते दोनों विकेट गिरते गिरते 37 रन पर मेरे ख्याल से 2 विकेट हो गए थे। जी हाँ, 37 रन पर नामीबिया ने 2 विकेट गवा दिए, थोड़ी मुश्किल में थी शुरू में। उसके बाद यहाँ पर ज्वाइंट हुए यान फ्राइलिंग और लॉरेन स्टिनकैम्प। इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही समझदारी से, बहुत ही आराम से इस जोड़ी को निकालने की यहाँ पर कोशिश की और 131 रन की पार्टनरशिप कर डाली। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप ये मैच के कॉन्टेक्स्ट में रही, जहां पर यान फ्राइलिंग ने शानदार सेंचुरी यहाँ पर लगाई। 149 गेंदों में उन्होंने 100 रन यहाँ पर अपने कंप्लीट किए 67 की स्ट्राइक रेट से। वहीं पर लॉरेन स्टिनकैम्प वो पहले विकेट मिले, जो जब ये जोड़ी टूटी तब लॉरेन स्टिनकैम्प पहले आउट हुए। 59 रन उन्होंने किए 87 गेंदों में और 131 रन की पार्टनरशिप कर उन्होंने नामीबिया को उस मुश्किल से निकाल दिया था और इतना मेक श्योर कर दिया था कम से कम अच्छा खासा बोर्ड पर टोटल लगा लें कि नेपाल को अच्छी खासी यहाँ पर टक्कर दे पाए और बॉलर्स के पास काफी कुछ यहाँ पर जरूर हो। खैर, उसके बाद लॉरेन स्टिनकैम्प आउट हुए, लेकिन उसके बाद फिर कोई खास सपोर्ट यान फ्राइलिंग को मिला नहीं। गराड रासमस जो उन्होंने ज्वाइन किया 7 गेंदों में महज 3 रन। लॉफ्टी टॉन ने 14 गेंदें ले ली 10 रन बनाने के लिए, बहुत ज्यादा गेंदें ले ली। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे डेफिनेटली 14 गेंदों में कम से कम 25 से 30 रन होने चाहिए थे, लेकिन बहुत ही स्लो इनिंग उनकी रही। यहाँ पर सिर्फ 10 रन ही वो जोड़ पाए। जे स्मिथ आए, उन्होंने भी सिर्फ 3 रन जोड़े। यान जैन ग्रीन ने यहाँ पर 6 रन जोड़े और कुल मिलाकर टीम का जो टोटल है वो 211 रन 7 विकेट के नुकसान पर पूरे 50 ओवर यहाँ पहुंचने में कामयाब रहा। एंड एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, लास्ट के जो 5-7 ओवर है वहां पर नामीबिया ने बहुत डिसअपॉइंट किया बल्लेबाजी से और खास करके यान फ्राइलिंग ने भी डेफिनेटली उन्होंने शतक जरूर मारा है, बहुत टीम के काम जरूर आया, मैच जीत गई टीम, तारीफ यहाँ बनेगी। लेकिन एक चीज यान फ्राइलिंग ने भी गलत की है और पूरी नामीबियन टीम ने यान उस लास्ट के 5 ओवर। बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ा सा रन्स के लिए जाना चाहिए था, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितने का टारगेट रहेगा कि डिफेंड करने लाया है। तो वहां पर थोड़ा सा बैटिंग बड़ा अजीब लगा, थोड़ा सा बहुत डिफेंसिव बैटिंग नजर आई कि हम भी 50 ओवर बल्लेबाजी कर लें, जबकि विकेट्स बहुत ज्यादा थे। आप आराम से 230 240 क्लिक करने की सोच थे तो बेहतर होता, बजाय उसके कि आप डिफेंसिव जा रहे हैं। फ्राइलिंग जो है वो अपने शतक के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए डॉट बॉल्स भी निकल रही हैं। हमने खुद देखा सामने की डॉट बॉल्स जा रही हैं। 90 के बाद वो उनको शतक की ज्यादा पड़ी हुई थी बजाय टीम के इसको ज्यादा से ज्यादा करने की। जो हमने बेस्डे लीग का देखा नीदरलैंड के खिलाफ जो ओपनिंग खेल रहे थे उससे बहुत अलग था। बिल्कुल सही कहा आपने, तो ये चीजें जरूर हैं। शायद आखिरी के 10 ओवरों में भी 45 के करीब ही रन बने, जहां तक मुझे अंदाजा है इस बात का। और आखिरी के 5 ओवर में शायद 30 रन बने। अब बताइए, डेथ ओवर में 30 गेंदों में 30 रन।
तो बहुत खराब जो सोच रही है, एक जो थिंक रही है बैटिंग की, ज़रूर पार्टनरशिप की है आपने, लेकिन एक ज़िम्मेदारी भी बनती है। ये तरीका नहीं है कि आप 149 बॉलें ले लें और 100 रन करें। ये इस तरीका नहीं है, शायद ये पहले रहा रहा होगा, वो तरीका ठीक भी था पहले के हिसाब से, लेकिन अब तरीका बिल्कुल बदल गया है। अब अगर आप 70-80 बॉल खेल चुके हैं, तब आपको अपना स्ट्राइक रेट बहुत बढ़ाना होगा, 90, 95, 100 के ऊपर ले जाना होगा। अगर आप 70-80 बॉल खेलते हुए ऊपर जा रहे हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। इस बार तो जीत गए, लेकिन जीत आपके पास आई, लेकिन क्या पता अगली बार आप इस शतक मार के भी मैच हार जाएँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट मैच हो, वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का ही कोई। तो ये चीज़ें थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। अब अगर आप इस तरीके की बल्लेबाज़ी टीम को नुकसान पहुँचा सकती है, बस ये बचते-बचते रह गई नाइजीरिया, वरना शायद हमें कुछ दिक्कत नज़र आ जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सूरत-ए-हाल है डेफ़िनेटली एंड फैलिंग का वो क्लियर नज़र आ रहा था कि 90 के बाद वो अपने शतक के लिए ज़्यादा खेल रहे थे, बजाय कि टीम का ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बढ़े उस चीज़ को देखते हुए। ख़ैर बॉलिंग यूनिट की यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर एक बार अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर ह्यूजली डिसअपॉइंट फिर से मिड के जो स्पिनर्स रहे हैं इस बार उन्होंने क्योंकि ओवर्स तो काफ़ी डाले, लेकिन करण केसी ने पूरी यहाँ पर कोशिश की कि बार-बार वो विकेट्स लेकर उस स्कोर को रोके, लेकिन बाकी बॉलर्स ने डेफ़िनेटली उनका उतना ख़ासा साथ दिया नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, और स्पिनर्स का रोल बहुत वो रहा है। अगर हम देखें स्पिनर्स ने जिस तरीके से मिडिल में आकर नहीं विकेट नहीं निकाल पाए, टाइट बॉलिंग ज़रूर रखी, लेकिन विकेट्स की जो ज़रूरत थी शायद तो और जल्दी आप निपटा सकते थे, आप बंडल आउट कर पाते नाइजीरिया को 160-70 के अंडर, लेकिन हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। सोमपाल कामिल फिर कुछ ऑफ द रिदम नज़र आए ज़रूर, लेकिन करण केसी की जो बॉलिंग रही है वो बहुत शानदार रही है। जिस तरीके से शुरुआत में उन्होंने बॉलिंग कराई, ब्रेक थ्रो विकेट भी लिए और फाइफर अपने नाम किया, बाद में भी वो आए तब भी उन्होंने वापस विकेट दिलाया, तो बहुत शानदार बॉलिंग रही। लेकिन संदीप रामीचाने, दीपेंद्र जैसे जो एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं, उनकी तरफ से कुछ खासा होता हुआ नजर नहीं। बिल्कुल, डिज़ास्टर टूर जा रहा है ये संदीप रामीचाने का। लगातार 3 मैचेज़ में ख़ासा कुछ भी वो कर नहीं पाए हैं अपनी टीम के लिए और बहुत ही डिज़ास्टर ओवरऑल टूर यहाँ पर गया है अभी तक। करण केसी के फाइफर ने डेफ़िनेटली टीम को एक अच्छे ख़ासे टोटल तक रोकने में कामयाब रहे नाइजीरिया को कि इसे आराम से चेज़ करने लायक टोटल तो बिल्कुल ये था ही करण केसी के दम पर, वरना फिर बाकी बॉलर्स ने जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंट यहाँ ज़रूर किया। खैर उसके बाद चेज़ की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। 211 रन बनाने थे 50 ओवरों में और कुशल बुटतल और आसिफ शेख यहाँ पर आए और दोनों ने एक अच्छी शुरुआत टीम को दिलाने में इस बार वो कामयाब जरूर रहे। जी हाँ, अगर हम बात करें तो दोनों ने पहले विकेट के लिए 51 रन जोड़े। 51 रन पे टीम का पहला विकेट गिरा, यानी 50 रन की पार्टनरशिप दोनों ने यहाँ पर जरूर लगाई, जहाँ पर कुशल बुटतल ने 47 गेंदों में 34 रन यहाँ पर किए और 72 के स्ट्राइक रेट से। वहीं पर आसिफ शेख ने अपनी इनिंग को फिर कुशल बुटतल पहले विकेट गिरे, उसके बाद आसिफ शेख और ईशान पांडे इस इनिंग को आगे यहाँ पर ले जाने लगे और आसिफ शेख भी जो ने 45 रन किए 89 गेंदों में। यही है कि वो लेकर जा रहे थे इनिंग, लेकिन फिर वही जब जरूरत थी कि अब थोड़ा सा तेज करें या थोड़ी लंबी इनिंग खेले, वो मझधार पे यहाँ पर छोड़कर टीम को चले गए। महज 45 रन उन्होंने यहाँ पर किए और शॉर्ट बॉल सबसे बड़ी कमजोरी रही है। कई सारे विकेट जो है वो शॉर्ट बॉल पे नाइजीरिया ने फंसाए हैं और नेपाल के बल्लेबाज जो है वो फंसे हैं। कई सारे विकेट्स जो है वो शॉर्ट बॉल पे कहने गए, उसमें से आसिफ शेख भी एक विकेट यहाँ पर रहे। उसके बाद ईशान पांडे यहाँ पर 14 रन उन्होंने किए 32 गेंदों में और विकेट कीपिंग कैच का वो शिकार डेफिनेटली थोड़ा लेग साइड डांस करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने और शायद थोड़ा सा अंपायर डिसीजन वहाँ पे गलत था, वो शायद एज नहीं था, लेकिन कितने सारे एस्टेट्स में हम अंपायरिंग देखते रहते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे टीमों को बहुत सारा नॉट आउट मिला है, किसी को आउट मिला है, यहाँ पर भी चलता है, ये तो फुल मेंबर्स में भी चलता है। डीआरएस आ गया है इसलिए ये हो गया, वरना ब्लंडर तो बड़े मैचों में भी हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे अंपायरिंग मिलती है, ये वहाँ डीआरएस नहीं है इसलिए अंपायरिंग सभी को झेलने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टीम के साथ होता है, 8 की 8 टीमों के खिलाफ गलत अंपायरिंग भी होती है। कभी आउट नहीं होता तो आउट दे देते हैं, आउट होता है तो आउट नहीं देते हैं, सभी के साथ यहाँ पर होता है। वही कुछ ऐसा ईशान पांडे के साथ हमें देखने को मिला। लेकिन उसके बाद यहाँ पर ज्वाइंट हुए भीम शार्की, 1 रन 12 गेंदों में। हॉरिबल परफॉर्मेंस भीम शार्की की भी लगातार हुई है। शुरुआत में जब वो आए थे तो कुछ ओडीआईज में लगातार उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन फिर वही नेपाल की प्रॉब्लम, कोई भी बल्लेबाज कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता। ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी कंसिस्टेंट इस टीम में है नहीं। देखिए किसी भी प्लेयर को आप उठाकर देखेंगे, उनकी कंसिस्टेंसी उतनी ही रहती है कि बस 25
28 के एवरेज के आसपास ही रहे, बिल्कुल, उससे ऊपर बिल्कुल भी एवरेज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी ही नहीं है। भीम शार्की का ही वही हाल हमें देखने को मिला यहाँ पर। फिर रोहित पुड़ैल ने यहाँ पर ज्वाइन किया, उन्होंने थोड़ा बहुत एक छोर संभाला। रोहित और आरिफ ने एक पार्टनरशिप यहाँ पर करने की कोशिश की और टीम को वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन उनकी पार्टनरशिप भी नाकाफी रही और रोहित ने 41 किए, आरिफ ने 38 रन किए, लेकिन टीम को जीत दिलाने लायक बिल्कुल भी नहीं रही। बैटिंग लाइनअप में अगर आप देखेंगे एंड कुछ नंबर्स वगैरह जो यहाँ पर रहे हैं, ये एंड डॉट बॉल्स का जो सिलसिला हमें देखने को मिला है यार, वो हर ओवर बाय ओवर, हर 10 ओवरों में हमें लगातार एक चीज देखने को मिली है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए 1 से 10 ओवर में देखें तो 44 डॉट बॉल रही हैं। अगर हम नोटिस करें 11 से 20 के ओवर के बीच में 41 डॉट बॉल, 41 डॉट बॉल्स खेली गई हैं। वहीं 21 से अगर 30 ओवर की बात करें, इस बीच जो 40 डॉट बॉल, आप देखिए 60 बॉलों का फेस होता है ये, वहाँ पर 40, 44, 41 डॉट बॉलें खेली जा रही हैं। 31 से 40 ओवर के बीच देखें तो 36 डॉट बॉल खेली गई है। अब आप डेथ फेस की तरफ आ रहे हैं तो भी आपकी डॉट बॉल्स गिर नहीं रही हैं। ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क जरूर है जब आप चेस कर रहे हैं। और 41 से 50 के ओवर में देखें तो 17 डॉट बॉल यहाँ पर हमें नजर आती है। बिल्कुल, तो डॉट बॉल्स का अगर आप सिलसिला देखेंगे तो लगातार शुरू के जो 3 फेसेस हैं, वहां पर आपको 40 के आसपास डॉट बॉल्स देखने को मिलेंगी। लगातार डॉट बॉल्स यहाँ पर रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा रही है। पावर प्ले में 44 डॉट बॉल्स रही हैं, तो ये पूरा सूरत हाल रहा, जहाँ पर टीम ने जो है काफी ज्यादा डॉट बॉल्स यहाँ पर खेली, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा डेथ ओवर्स में, जहाँ पर टीम के लिए और मुश्किल हो गई। अब इसी बीच में आप देखिए, शुरू के 35 ओवरों में सिर्फ 9 बाउंड्रीज लगाई है यहाँ पर नेपाल ने। चौके छक्के की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 9 बाउंड्रीज लगाई हैं 35 ओवरों में। और अगर आप थोड़ा सा डबल्स की तरफ देखेंगे भागे कितने हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 5वें ओवर से 35वें ओवर तक, यानी इतने बड़े 31 ओवर में सिर्फ 4 बार टीम ने जो है वो डबल्स निकाले हैं, यानी डबल 2 रन जो है वो लिए हैं। तो रनिंग विकेट भी बहुत खासा नहीं रही, जमकर रह गए तो जमी के रह गए। उसके अंदर ना बाउंड्री ठीक से निकाल पाए, ना ही स्ट्राइक रोटेट उस तरह से कर पाए, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा टीम को कि वो 211 रन तक चेज नहीं कर पाया। और लास्ट में ऐसा सूरत हाल हो गया कि टीम को एक ओवर में 17 रन चेस करने पड़ गए, क्योंकि शुरुआत में जो परफॉर्मेंसेस रही हैं बहुत स्लो, मिड में बहुत स्लो रही हैं। क्लियरली जो पूरा का पूरा जो ब्लेम जाएगा वो जाएगा मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर को। यहाँ पर अगर मैं कहूँ क्लियर कट, ईशान पांडे, भीम शार्की, रोहित पुड़ैल, आरिफ शेख और गुलशन झा, इन 5 बल्लेबाजों के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी थी। जहां पर इस तरह से एक 50+ की शुरुआत यहाँ ओपनर्स ने दिलाई, लेकिन उसके बाद जो एक मोमेंटम लेकर चलना चाहिए था वो हमें देखने को नहीं मिला। चाहे वो ईशान हो, चाहे वो भीम हो, रोहित हो, आरिफ हो, 30-40। एक तो सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या है कि लंबा टिकने का जो हमें वो एक इंटेंट है, यार वो नेपाल के बल्लेबाजों में हार्डली देखने को मिलता है। वहां फाइनल 150 बॉल खेल गए, यहाँ कोई उतना लंबा टिक ही नहीं पाता। 30-40 में जाकर टीम हार जाती है प्लेयर्स। बिल्कुल सही कहा है आपने। ये चीजें कोशिश करनी चाहिए। आप इतने आप पुराने मैचेस खेल चुके हैं, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आप तो क्या क्यों कर रहे हैं। कंडीशनों में जा चुके हैं, कितने मैच खेल चुके हैं। तो वाकई में ये खुद पर थोड़ा सा अपने आप पर झांकने की बात है कि हम क्या इम्प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये खुद से सवाल करने की ज़रूरत है, बजाय कोई आपको एक्सप्लेन करे या कोई बताए। तो ये हमें होता हुआ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि प्लेयर इसे कुछ समझते नहीं है कि हमें कुछ लंबा जाना है, लंबा खेलना है। 30-40 हो जाए तो शायद काम बन जाता है। तो ये सोच अच्छी तरह टीम के दिमाग में भरे। बिल्कुल, तो यही सूरत हाल रहा और टीम जो है 3 रन से कहीं ना कहीं डेड मैच गवा बैठी। एंड बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं यहाँ पर नामीबिया के लिए 211 रन थे। अब टोटल ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी नहीं कहूँगा कि इतना जबरदस्त था कि बॉलर्स के पास इतना फ्रीडम था कि वो आराम से रन उठा सके, ऐसा भी नहीं था। 211 रन यहाँ पर डिफेंड टीम को करने थे, और जबकि शुरुआत भी इतनी अच्छी नहीं हुई। 50 रन पर 0 विकेट था नेपाल। उसके बाद बॉलर्स ने किस तरह से वापसी की। वाकई में शॉर्ट बॉल्स का जिस तरीके से प्लान किया, ट्रम्पलमैन हो, जैक ब्रासिल खास करके अगर हम बात करें, जबरदस्त बॉलिंग कराई, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। बहुत अच्छे एक पेस बॉलर निकल कर आ रहे हैं नामीबिया के लिए। जितने ज्यादा गेम्स नामीबिया ने इन्हें ए साइड में दिए हैं और भर के वहां पर मैचेस खिलाए हैं, उनका रिवॉर्ड नामीबिया को जरूर मिल रहा है। बहुत अच्छे स्पीडस्टर हैं ये, जिस तरीके से निकल रहे हैं। और ट्रम्पलमैन ऑब्वियस सी बात है, बहुत एक्सपीरियंस तो है ही, उन्हें करना था। और सॉरी और बर्नर्ड स्कॉट ने जिस तरीके से बांधे रखा बल्लेबाजों को, वो बल्लेबाजों पर भी थोड़ा सा जरूर जाएगा कि इतनी ज़्यादा थ्रेटनिंग बॉलिंग नहीं थी कि हाँ आप कुछ हरकत होती हुई नजर आ रही हो। हाँ, लाइन और लेंथ बहुत सटीक थी, इसका क्रेडिट जरूर देना होगा।
लेकिन उसमें भी रन्स बनाने की आपको परसेंटेज बढ़ जाते हैं अगर आप थोड़े से आर्ट का इस्तेमाल करें। आर्ट का मतलब है अपनी बैटिंग के आर्ट का, थोड़ी कला का इस्तेमाल करें, तो बहुत बेहतर होता है कि कुछ रन्स बन पाते। इतना ज़्यादा नहीं था कि 14 रन ही बना सकते थे जी आप हाँ। बर्नर स्कॉट्स पर, और ऐसी भी थोड़ा-सा बॉलिंग नहीं हो रही थी कि बंदन स्कॉट 10 ओवर में 14 रन दे जाए। बस वो पिच ही ऐसी नहीं है ना, थोड़ा-सा अपने आप पर, तभी मैंने कहा कि आपको थोड़ा-सा बैटिंग टेक्निक दिखाने की ज़रूरत थी यहाँ पर, जिस पर नेपाल के बल्लेबाज फेल ज़रूर नज़र आए, और ख़ास करके जैक ब्रासिल की बॉलिंग टॉप नॉच। बिल्कुल, ग्रांट रासमस को एक ओवर में 17 रन जी डिफेंड हाँ, करने थे लास्ट ओवर में और उन्होंने कहीं न कहीं बहुत किए उम्दा कर और दिया। बहुत ही बेहतरीन वहाँ पर उन्हें रोकने में कामयाब रहे और सिर्फ 3 रन से टीम जीतने में कामयाब रही एट द एंड और एक वाइड भी उन्होंने डाल दी जी कहीं न हाँ, कहीं, लेकिन फिर भी टीम जीतने में कामयाब रही और उसका रिएक्शन जैसे ही मैच जीते वो हमें देखने को मिला। बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रांट रासमस का रिएक्शन हो, विकेट कीपर का रिएक्शन हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच था ये और 2 पॉइंट कलेक्ट कर वो अब 5वें पर आ चुके हैं और नेपाल 6ठे पर यहाँ पर आ चुका है। अगर नेपाल अपना अगला मैच हारता है और उधर कनाडा अपने ग्राउंड में एक मैच जीतती है तो कनाडा 6ठे पे आ जाएगा और नेपाल 7वें पे आ जाएगा। ये सूरत हाल रहा और ये इसलिए नायबिया का वो रिएक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट विन उन्होंने यहाँ पर किया है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। एक और खराब बल्लेबाजी, खराब परफॉर्मेंस और ऐसा नहीं कि बड़ी हैरानी हुई देखकर, नेपाल इस तरह की बल्लेबाजी और इस तरह की खराब परफॉर्मेंस लगातार करता आता है जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन आज भी हमें देखने को मिला 211 रन टीम चेज नहीं कर पाई और उसके बाद फिर से जो ठीक रहा है वो पूरी तरह से बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं टूटेगा। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डिलर चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज पे जाकर अभी के अभी फॉलो करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में।